नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हुकूमत किस तरह अक़लियतों के खिलाफ, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ बिल्स पेश करती जा रही है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि तलाक़ सलासा के बारे में बिल पेश किया गया और आपने देखा कि उस वक्त मुस्लिम ख़वातीन ने इस बात का मुतालबा नहीं किया था, जबकि आप देखिए कि किस तरह हिंदू हमारी जो बहनें हैं और माएँ हैं, जो बेवाएँ हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, उनकी क्या दुर्गत बनाई जा रही है, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। अगर आपको देखना है हिंदू बेवाओं की हालत जार, तो फिर आप देखेंगे कि कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर हिंदू बेवाओं को खाने की चीजें तक नहीं दी जा सकती। यानी मिसाल के तौर पर उन्हें अदरक नहीं दी जाती, उन्हें प्याज नहीं दी जाती, उन्हें ऐसे ग़िज़ाएँ जो यानी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं दी जाती। तो क्या हिंदुस्तान का ये फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या यह हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो ऐसे बिल्स पेश करे जिससे हिंदू ख़वातीन के हालत बेहतर हो। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदू ख़वातीन को आज भी शादियों से रोका जाता है, जबकि उनके भी अपने कुछ ख्वाहिशात होते हैं, उनके भी कुछ अरमान होते हैं। जबकि और आप ये भी देखेंगे कि ऐसे भी शौहर है जो अपनी बीवियों को छोड़कर भाग निकलते हैं। ऐसे भोगड़े शौहरों के खिलाफ कानून नहीं बनता, लेकिन तलाक़ सलासा के पर कानून बनता है। और हद तो यह है कि आपने देखा कि CAA, शहरियत तरमीमी कानून, आप कोई भी कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनता, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मोदी हुकूमत ने मजहब की बुनियाद पर CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून मंजूर किया। और आप देखेंगे आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया, और किस लिए मनसूख किया गया, यह भी एक तासुब और जानिबदारी की बदतरीन मिसाल है। तो मोदी हुकूमत इस तरह के बिल्स पेश कर रही है। अब मोदी हुकूमत की नजरें, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि बुरी नजर जो है औकाफी जायदादों पर लगी हुई है, और एक ऐसा बिल आपके पास लाया जा रहा है जिसके जरिए वक्फ बोर्ड्स में, तमाम वक्फ बोर्ड्स में आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया जाएगा, गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, उसकी राह हमवार की जाएगी। और फिर आप ये देखेंगे कि किस तरह सरकारी जो मुलाजिम है उनको शामिल किया जाएगा, ख़वातीन को शामिल करना भी लाजिम हो जाएगा। शर्म की बात यह है कि मरकजी सज्जा साहब, मरकजी वक्फ काउंसिल में भी अब उसकी शिनाख्त भी मिटा दी जाएगी, क्योंकि अगर यह बिल पास होता है तो मरकजी वक्फ काउंसिल में एक मरकजी वजीर को शामिल किया जाना जरूरी है और शामिल किया जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया जाएगा, 2 साबिक जज को शामिल किया जाएगा, और 4 अफराद यानी 4 जो मोअज़्ज़िज़ शहरी है हिंदुस्तान के, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। और इन तमाम के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। तो अब अंदाजा कीजिए कि मौकूफ़ा जायदादें अल्लाह की जायदादें होती हैं। मुसलमानों की बहबूद के लिए लोग ये वक्फ जायदादें मनसूख यानी वक्फ करते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इन जायदादों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब ऐसा लगता है कि ये जो चोर और डाकू आपस में माल लूट लेते हैं, उसी तरह औकाफी जायदादों को भी का बंटवारा होगा, उसी तरह औकाफी जायदादों को लूटा जाएगा। और आप देखेंगे कि इसके ये जो लूट है, इसकी सबसे बदतरीन मिसाल आप देखेंगे कि अंबानी का घर है। और अंबानी का घर जो आज 27 मंजिला इमारत जो बनी हुई है, वो भी वक्त मौकूफा जायदाद थी, और उसे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने यानी उसे तबाह और बर्बाद करके रख दिया और अंबानी की वो जायदाद बन गई। तो बहरहाल आपको बता दूं, वक्फ बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने उसके कम से कम 10 अरकान को, जो अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट है, उन्हें मुअत्तल कर दिया है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी है, कल्याण बनर्जी है TMC के, DMK के A राजा है, और कांग्रेस के नासिर हुसैन भी है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब, क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू ख़वातीन हैं उनकी हालत ज़ार सुधारने के लिए, या हिंदू जो बेवाएँ हैं उनकी हालत ज़ार सुधारने के लिए बिल पेश नहीं किया जा सकता? क्या हिंदुस्तान में भगोड़े शौहरों के खिलाफ बिल पेश नहीं किया जा सकता? जबकि मोदी हुकूमत हर लम्हा, यानी आप देखेंगे जब भी इजलास होता है पार्लियामेंट का, कोई ना कोई मुतनाज़ा बिल मुसलमानों के खिलाफ पेश करती है। ये बिल्कुल देखिए, हमेशा हमने देखा कि मुसलमान ही टारगेट रहे हैं। आप अब तक की जो है 14 साल हिस्ट्री, 2014 से लेकर अब तक की हिस्ट्री उठा के देखें मोदी सरकार की, तो मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। मुसलमानों के बच्चों के जो है स्कॉलरशिप ख़त्म की गई, लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों की स्कॉलरशिप ख़त्म की गई, मुसलमान बच्चों को जो है देने वाले मुख्तलिफ मराहत ख़त्म किए गए।
हज सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। एक एक करके मुसलमानों को जितने मराहत मिल रहे थे सब ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक कि माइनॉरिटी के लिए मख्सूस बजट भी जो है बहुत कम कर दिया गया। तो एक एक करके जो है मुसलमानों को निशाना, इनका तो ऐसा मतलब खुलेआम जब ये कह रहे हैं, खुलेआम इनका तो एक ही एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के हवाले से इस मुल्क में जो है एक बेचैनी पैदा की जाए, एक नफ़रत का माहौल बनाया जाए और मुसलमानों को टारगेट करके जो है उन्हें तमाम मफादात मराहत जो आइन ने हमें दिए हैं, इस मुल्क के आइन ने अक़लियतों को जो मतलब एक मराहत दी हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ। इसी एजेंडे के तहत ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब देखिए, जैसा कि आपने कहा, हर बार कोई ना कोई 3 तलाक़ का जो है क़ानून निकाला गया जी, और जो है शरीयत में मुदाखलत की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। आप देखिए, हज को जाने वाली ख़वातीन पे महरम के लुज़ूम को ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ। इससे पहले ये होता था कि देखिए, शरीयत मतलब एक शरई मामलात में आप सीधी मुदाखलत कर रहे हैं। आप ये क्या ज़रूरी था आपको कि जो है आप हज के मामले में भी मुदाखलत करते हैं और कहते हैं कि जो है ऐसी ख़वातीन हज को नहीं जाएंगी जिनके ऐसी मतलब तन्हा औरतें हज को जा सकती हैं, उनको जो है महरम की ज़रूरत नहीं है, जबकि इससे पहले महरम का लुज़ूम था और शरीयत भी हमारी इजाज़त नहीं देती किसी खातून को भी अपने जो है महरम के बिना सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन हज जैसे मुक़द्दस जो है फ़रीज़े पे भी जाने वाली ख़वातीन के लिए इस लुज़ूम को मतलब एक टारगेट किया जा रहा है। धीरे धीरे करके इस्लाम को, मुसलमानों को, शरीयत को ऐसा मालूम होता है कि टारगेट किया जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल है वक्फ़ बिल। वक्फ़ बिल में तरमीम के हवाले से पहले तो पार्लियामेंट में इन्होंने जो है ये बिल लाने की कोशिश की, लेकिन जो है खुदा की करनी ऐसी हुई कि इनकी जो 400 पार की जो नारा था वो खोखला साबित हुआ और ये 240 तक महदूद होकर रह गए और जो है इनको 2 बैसाखियों पे अपनी सरकार जो है बनानी पड़ी। अब जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट लोकसभा में जो है इस बिल का पास होना मुश्किल है, तो फिर उन्होंने जेपीसी कायम कर दी। तो इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया। अब जेपीसी का जो तमाशा हो रहा है, देखिए इससे पहले भी एक ख़बर आई थी कि जो है इस मामले पे अपोजिशन अरकान ने जो है रवैये पे ख़ास तौर पे हुक्मरान जमात के अरकान के रवैये पे और ख़ास तौर पे जो है जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के एमपी हैं, उनके रवैये पे सवाल उठाए थे। चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे चौधरी हो जो ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के जो है एमपी हैं। तो चौधरी ने फिर आज हमने जो है ये खबर पड़ी है कि चौधरी ने अचानक, देखिए जेपीसी ने अचानक इजलास बुलाया, हंगामी इजलास। वक्फ़ बिल पे जो जेपीसी बना है उसने दिल्ली में अचानक हंगामी इजलास बुलाया, तो चौधरी जो है नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा अचानक आप क्यों जो है इमरजेंसी में इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या इमरजेंसी है? आपको तो वक्फ़ की तरमीम, वक्फ़ बिल में तरमीम के लिए जो है आपको मशवरा देना है, तो इसके लिए ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने अचानक इमरजेंसी इजलास बुला लिया, तमाम अराकीन का मेंबरान पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया आपने। तो इस बात पे बड़ी लेदे हुई, बड़ा हंगामा हुआ, बड़े जो है हाथापाई तक नौबत आ गई थी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो है इजलास में पार्लियामेंट के जो है एक हॉल में होने वाले इस इजलास में इसी बात को लेकर हंगामा हुआ था और फिर जो है चौधरी ने शीशा तोड़ दिया था, गिलास, शीशे का कांच का गिलास तोड़ दिया था उन्होंने, जिसके नतीजे में जो है उनकी उंगली मतलब कट भी गई थी, ज़ख्म भी आए थे। तो अब फिर जब जगदम्बिका पाल ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कांच का शीशा उठा के मुझ पर फेंका, ज़रा सा अगर जो है मैं हट नहीं जाता, ज़रा सी चूक हो जाती तो मेरी आँख चली गई थी। तो इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुश्तइल क्यों किया जा रहा है? अपोजिशन अरकान का कहना है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे असद अवैसी हो, चाहे चौधरी हो, टीएमसी के जो रहनुमा है, उनका ये कहना है कि बीजेपी के अरकान का रवैया ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, वो किसी भी तरीके से इस बिल को जो है मंजूर करवाना चाहते हैं। और जेपीसी का जो मकसद है,
तमाम लोगों का इत्तेफाक राय होना है जेपीसी का मकसद है। जी जी। और इस मकसद को फौत किया जा रहा है, इस मकसद को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब देखिए 24 रुकनी ये जेपीसी है, अब आज जो है हंगामा होने के बाद अचानक 10 मेंबरों को मुअत्तल कर दिया गया, जो अपोजिशन के हैं, जो इस बिल की में तरमीम के खिलाफ हैं। जी हाँ, उन लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। तो अभी हाल में एक हफ़्ता पहले जगदम्बिका पाल जो है यूपी में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम गरीब मुसलमानों का जो है बेहतरी के लिए बिल में तरमीम करना चाहते हैं। मतलब ये कि उन्होंने सीधा ये इशारा दिया था कि हमने तहिया कर लिया है कि इस बिल में तरमीम होगी। जैसा कि आपने कहा कि उसमें बरसर खिदमत जज भी होंगे, कलेक्टर के हाथ में, ज़िले मजिस्ट्रेट के हाथ में जिम्मेदारियाँ होंगी, और मेंबरान पार्लियामेंट को भी उसका मेंबर बनाया जाए। मतलब ये कि जिस तरीके से घेर के ये वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हम इसको कोशिश नहीं साजिश कहेंगे, जी। एक मनसूबाबंद साजिश की जा रही है, वो बहुत ही तशवीश की बात है, बहुत ही अलमनाक पहलू है ये। देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ की बोर्ड पे कब्ज़े का मंशा या मकसद वक्फ बोर्ड को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, उनका सीधा टारगेट है हमारी मस्जिदें और हमारे कब्रस्तान। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक कब्रस्तान की बात है तो आपको बता दूं कि कब्रस्तान हो या शमशान हो, यकीन मानिए कि वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए फ़र्क नहीं होता कि वहाँ से कोई आवाज़ आती है, ना वहाँ कोई जुल्म होता है और ना ही कोई किसी पर जबर कर सकता है, बल्कि ना तासुब और जानिबदारी का भी वहाँ कोई यानी इम्कान नहीं पाया जाता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कब्रस्तान और शमशान के बारे में भी कहते हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लिबास के को देख कर पहचानने की भी बात करते हैं। तो उनके हालात अंदाज़ा कीजिए, उनके जहनीत का अंदाज़ा कीजिए, उनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। हमको वो क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें से कोई परवाह नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अक़लियत यानी हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत कहा जा सकता है मुसलमानों को, अगर उनके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तासुब बरत रहे हैं, जानिबदारी बरत रहे हैं और उन्हें जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए, कुछ बरसों के लिए आपको सियासी फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, आप ही शमशान की बात करते हैं, कब्रस्तान की बात करते हैं। तो बहरहाल मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे नाजरीन। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी का सामान करे। तो बहरहाल हम बता रहे थे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का, और सज्जाद साहब ने आपको बताया कि जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, यानी रुकने पार्लियामेंट है, उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और जगदम्बिका पाल के बारे में आपको बता दूं कि वो कभी कांग्रेस से वाबस्ता रहे, और आप देखेंगे कि बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि वो डराती है, धमकाती है या फिर लालच देती है। उसके बाद जो भी डरता है या धमकता यानी धमकी से डर जाता है या फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है या फिर लालच में आ जाता है, वो फौरी एक वॉशिंग मशीन की तरफ दौड़ने लगता है, जिसे मोदी वॉशिंग मशीन कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ममता बनर्जी ने यह बात कही है। फिर उसमें वो डूब जाता है और जो उसके सियाह कारनामे होते हैं वो साफ और सफेद होकर बाहर निकलता है। ये बीजेपी में जाने का फायदा है। खुद बीजेपी में शामिल कई कायदीन ने यह बात कही है। तो बहरहाल जगदम्बिका पाल 1998 में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। लेकिन यहां बात यह है कि कानून का, दस्तूर का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो बड़ा इबरतनाक है। इस सिलसिले में कांग्रेस के वेणुगोपाल ने उसे मजहबी आज़ादी पर रात हमला करार दिया है वक्फ बिल को, और उन्होंने कहा है और खुद दूसरे लीडरों ने कहा है कि बिल का जायजा लेने की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जो अपोजिशन अरकान है उन्हें वक्त ही नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या जल्दी है कि आप लोग ये बिल पेश करना चाहते हैं? ऐसे में नाज़रीन आपको ये बता दूं कि कनीमूजी है, असदुद्दीन अवैसी है, वो भी ये कहते हैं कि ये दफ़ा दस्तूर की दफ़ा 15 और दस्तूर की दफ़ा 30 की सरीह खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम दुश्मनी का बैन सबूत है। और आपको ये भी बता दूं कि वक्फ मरकजी वक्फ काउंसिल में 11 अरकान को शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक रुकन पार्लियामेंट है, 2 जजेस है रिटायर्ड, और इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ओहदेदार है, 4 मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें हैं, यानी 11 जो अरकान होंगे उनका मुस्लिम रहना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक आज की मौतली का सवाल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल हो सकता है कि क्योंकि दिल्ली इंतखाबात हैं, 5 फरवरी को रायदही है, 8 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा, उससे पहले ये बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि उस दौरान पार्लियामेंट में बजट इजलास जारी रहेगा और बजट इजलास 13 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। जी जी यकीनन देखिए
ये यही देखिए, बनर्जी जो ममता बनर्जी के जो है पार्टी से वाबस्ता है, कल्याण बनर्जी, उन्होंने यही सवाल पूछा कि इतनी इमरजेंसी क्या है, आप अचानक जो है क्यों इजलास बुला रहे हैं। तो उनका एक कहना था जगदम्बिका पाल के 10 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करनी है। जी जी। तो मतलब आपने जो दबाव बढ़ा है जी, मतलब ये कि आपने जो इशारा दिया है कि जो है ये पार्लियामेंट के इसी इजलास में वो इस बिल को पेश करना चाहते हैं या फिर इस बिल को मंजूर करवाना चाहते हैं, बहरहाल जो भी इनका मंशा या मकसद है वो साबित हो रहा है कि उनको 10 दिन के अंदर, देखिए 24 तारीख की डेडलाइन दी गई थी इससे पहले, फिर बाद में जो है डेडलाइन एक्सटेंड भी की गई थी और कहा गया था कि फरवरी तक आप दे सकते हैं। जी जी। लेकिन फरवरी से पहले ही अब वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करनी है और जो है ये पार्लियामेंट में ये जाएगी वगैरह वगैरह। तो इससे यकीनन ये जिस तरह का जो है साजिश है, देखिए सीधी बात है, उनकी जो है नज़र काफ़ी ज़मीनों पे है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जो है अभी कुंभ मेले के दौरान में जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, यूपी के योगी आदित्यनाथ ने खुल के कहा था कि हम वक्त की ज़मीनें वापस लेकर गरीबों में बांटेंगे। जी जी, आपकी जागीर है, आप बांटेंगे। बिल्कुल हाँ, आपकी जागीर है कि आप वक्त की ज़मीनें छीनेंगे और गरीबों में बांटेंगे। ये कमेंट किया था, ये बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी जो नज़र है वो औकाफ़ी ज़मीनों पे है, औकाफ़ी ज़मीनों को हड़प करना चाहते हैं, कब्रस्तानों को बंद करना चाहते हैं, मस्जिदों को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंद करना चाहते हैं और दरगाहों पे जो है उनकी निगाहें रखी हैं। देखिए औकाफ़ी ज़मीनें, जायदादें, ये सारी खानखाहें, दरगाहें, मसाजिद, कब्रस्तान, इन औकाफ़ी जायदादों से जुड़ी हैं ये सारे मामला। अब देखेंगे जैसा कि औकाफ़ी जायदादों पर कब्जे की बात है, दरगाहों पर कब्जों की बात है, सोमनाथ मंदिर के करीब जो इलाके हैं वो औकाफ़ी जायदादें हड़प ली हुकूमत ने और कहा कि और किस कदर से आपको बता दूं कि किस तरह वहाँ मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया गया। शर्म की बात है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत पर ये एक बदनुमा दाग है। और दूसरी अहम बात यह है कि योगी कहते हैं कि हम औकाफ़ी जायदादों को गरीबों में तकसीम करेंगे। क्यों करेंगे? क्या आपके घर की जायदाद है या आपकी पुश्तनी जायदाद है या आपके आबाई जायदाद है जो आप गरीबों में तकसीम करेंगे? ये गरीब मुसलमानों के लिए है जो मुसलमानों ने वक्फ की है अल्लाह की राह में। ये बिल्कुल, देखिए जो वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था, वक्फ का मतलब यही था कि मतलब एक है जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाहों से लेकर आज तक सदियों पुरानी तारीख में लोग ज़मीनें जायदादें वक्फ करते थे मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए, मस्जिदों की फ़लाह व बहबूद के लिए, कब्रस्तानों के लिए ज़मीनें वक्फ की जाती थीं और दरगाहों के लिए ज़मीनें वक्फ की जाती थीं, दरगाहों के लिए जो है फ़लाह व बहबूद के लिए, खानखाहों के लिए जो है ज़मीनें वक्फ की जाती थीं, आशुर खानों के लिए ज़मीनें वक्फ की जाती थीं। तो ये सारी जो ज़मीनें उस ज़माने में लोगों की वक्फ की हुई हैं, ये सरकारी जायदाद नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के जो है तफ़वीज़ किया और कहा कि इससे जो भी आमदनी होगी वो जो है मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। और फिर साथ ही साथ लोगों ने कहा कि देखिए आज भी क़ब्रस्तानों का मसला है, हर शहर में, हर गांव में, हर ज़िले में क़ब्रस्तान का मसला है। आज भी जो है हमारे लिए क़ब्रस्तानों की जितनी ज़मीन होनी चाहिए थी, जितनी ज़मीन दरकार है उतनी नहीं है। औकाफ़ी क़ब्रस्तानों में तदफीन हो रही है, लेकिन हालिया दिनों में दिल्ली में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या हुआ था। एक तारीख़ी मस्जिद को, 300 साल पुरानी मस्जिद को जो है बुलडोज़र लगा के जो है शहीद कर दिया गया और उस मस्जिद से मुत्तसिल क़ब्रस्तान था जिसमें ताज़ा ख़बरें थीं। उस क़ब्रस्तान को बुलडोज़र लगा के जो है आपने साफ़ कर दिया, ताज़ा ख़बरों को जो है आपने जो है तोड़ दिया आपने। जिस तरह की बेहुरमती क़ब्रों की गई है, तो आपसे क्या हम अच्छी तवक्को कर सकते हैं? सवाल ये है कि आपने अभी आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन खुलेआम आप जो है मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं और क़ब्रस्तानों को निशाना बना रहे हैं। जब ये चीज़ें आपके इख्तियार में आ जाएंगी, वक्फ बोर्ड के तहत जायदादें, वक्फ बोर्ड के तहत क़ब्रस्तान, वक्फ बोर्ड के तहत दरगाहें, वक्फ बोर्ड के तहत मसाजिद जब आपके हाथ में आ जाएंगी, तो फिर आपका रवैया क्या होगा?
ये सबसे सोचने बड़ा वाली बात सवाल है। है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है या फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्हें कम से कम जो हमारी हिंदू बहनें हैं, बेवा बहनें हैं, उनके हालत-ए-ज़ार सुधारने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म को अगर इतना ही शौक़ है मुसलमानों के खिलाफ बिल्स पेश करने का, तो फिर उन्हें भगोड़े शौहरों के खिलाफ बिल पेश करना चाहिए। और उन्हें जो घरेलू तशद्दुद हो रहा है, आप देखेंगे ख़ास तौर पर दलित लड़कियों को इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ बिल बनाइए। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो दलित लड़कियों के साथ अपना मुंह काला करते हैं, उसे बचाने के लिए महापंचायत मुनक्किद होती है। हद तो यह है कि एक गुजरात की बेटी का इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की जाती है और फिर उसकी बच्ची को, उसके अरकान ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाता है। और शर्म की बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन खातिलों की हुकूमत क्या है, यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन खातिलों को संस्कारी ब्राह्मण कहकर यानी सज़ा पाने से पहले ही, यानी वक्त से पहले ही रिहा कर देती है। तो कितनी शर्म की बात है। उस तरह वो ख़वातीन चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी तो बेटी होती है। वो तुम्हारी अगर बेटी नहीं है तो वो तो हिंदुस्तान की बेटी है। वो अगर तुम उसे अपनी बेटी नहीं समझते मुसलमान होने की वजह, तो वो गुजरात की तो बेटी है। कम अज़ कम इस बात का ख्याल रखते तो ये बेहतर होता। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 रोज़ा दौरा किया स्विट्जरलैंड के डेवोस का, और वहाँ उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की। और उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद को टोक्यो और न्यूयॉर्क की तरह बनाने के ख्वाह हैं और बना कर रहेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दूं, सबसे अच्छी बात ये है तेलंगाना के अवाम के लिए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गैर मामूली कारनामा अंजाम देते हुए इस मरतबा, लास्ट ईयर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की सरमाया तेलंगाना लाया था। इस मरतबा उन्होंने 1.79 लाख, यानी आप देखेंगे कि 1,80,000 करोड़ के करीब सरमाया लाने में कामयाबी हासिल की है। माहिदात किए हैं, 20 यादाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं और अमेजॉन ने 60,000 करोड़ रुपए से यहाँ हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में माहिदा भी हो चुका है। जी यकीनन देखिए, आपको याद होगा कि इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी और सवाल यही था कि क्या 1 लाख करोड़ का टारगेट रेवंत रेड्डी पूरा कर पाएंगे। जी जी। तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो है, ना सिर्फ 1 लाख करोड़ का टारगेट इन्होंने पूरा किया, जैसा कि इन्होंने वादा किया था इस रियासत के आवाम से कि 1 लाख करोड़ का जो है हम सरमाया लाएंगे। डाउस जा रहे हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से हम 1 लाख करोड़ का सरमाया लेके वापस लौटेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे 1,79,000 करोड़, मतलब 1,80,000 करोड़ ही हम कहेंगे इसको, का सरमाया लेने में वो कामयाब हो गए। MOUs पे जो है बाज़ाब्ता दस्तखत भी हो गए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, IT कंपनियां और जो है दीगर सनतकार हैदराबाद में, तेलंगाना में अपनी सनतें कायम करने के लिए राज़ी हो गए हैं। और जो है यकीनन देखिए, हमने इससे पहले भी बात की थी शहर हैदराबाद के हवाले से कि एक पुरफ़दा मकाम भी है, मौसम मतदिल है, यहाँ जो है तमाम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हवाई हों, चाहे वो ज़मीनी हों। और फिर यहाँ की जो आबहवा, आपके ख़ास तौर पे जो है पानी की किल्लत का यहाँ पे मसला नहीं है और माहौल भी बहुत पुरसुकून है। तो ऐसे माहौल में यकीनन दुनिया की जो है मुख्तलिफ़, मतलब है कि मुख्तलिफ़ सरमायाकार जो है यहाँ सरमायाकारी करने में हिचक महसूस नहीं करेंगे, ये भी हमने कहा था। तो यकीनन देखिए, कोई भी पैसा ऐसा ही नहीं लगाता, पूरा स्टडी करके वो पैसा लगाता है। अगर इस रियासत में, शहर में वो पैसा लगा रहा है, यहाँ कोई शॉपिंग मॉल लगाना चाहता है या फिर यहाँ कोई IT कंपनी लगाना चाहता है या फिर जो है कोई और सनत यहाँ पे लगाना चाहता है, तो पूरी स्टडी करके ही वो क्या करेगा। जी जी। तो उन्होंने स्टडी की है, तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद ये शहर आज भी जो है दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के जो है आवाम दोस्त शहरों में हैदराबाद का शुमार होता है। तो उन्होंने स्टडी करने के बाद ही ये फ़ैसला किया। और फिर यहाँ मैन पावर की भी जो है बहुत वाफर मकदार में जो है अफरादी क़ुव्वत भी यहाँ पे दस्तयाब है। और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे काबिल नौजवानों की बड़ी तादाद उनको आसानी से मिल जाती है। जो माहिरीन हम कहते हैं, माहिरीन की जो है मतलब है कि जो काबिल माहिरीन हैं, चाहे वो IT सेक्टर से हों
चाहे वो जो है दीगर मुख्तलिफ़ शोबेजात से हों। तो ये भी जो है माहिरीन नौजवानों की भी जो है बहुत बड़ी तादाद काबिल माहिर तालीम याफ्ता नौजवान उनको मिल जाते हैं यहाँ पे, अपने जो है फैक्ट्रियों में, अपने सनतों में, अपने जो है ऑफिसेस में, अपने दफातर में, अपने यूनिट्स में काम करने के लिए उनको यहाँ पे बासानी अफराद क़ुव्वत भी दस्तयाब है। तो ऐसे में वो क्यों झिझकेंगे? उनके लिए तो ये जो सरमायाकारी है नफ़े का कारोबार है। तो यकीनन रेवंत रेड्डी, हम ये कह सकते हैं कि रेवंत रेड्डी उन लोगों को कन्विंस करने में बहुत आसानी से कामयाब हो गए। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहरहाल नाज़रीन, एक खबर और पेश करते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाएंगे। दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी को रायदही होगी और 8 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस सिलसिले में ओखला में एक जलसे से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं और दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक शाखा से निकला तो दूसरा उसके इदारे से यानी इंस्टीट्यूट से निकला है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आपको बता दें कि जहाँ तक मजलिस के उम्मीदवारों का सवाल है, मजलिस ने मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जबकि ओखला से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ क्या करती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मरतबा केजरीवाल के इक़्तिदार को खतरा ज़रूर है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।